स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल था Q1, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q2, इस चार्ज पार्टिकल के पास इस चार्ज पार्टिकल को लेकर के जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टोर करके रखना है उसको। अब यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क डन करना पड़ा होगा उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी इस पॉइंट पर आने पर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किससे निकाल सकते हैं हम लोग, वर्क डन से। तो टोटल हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा कि वर्क डन कितना होगा, पहले उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी पॉजिटिव है और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी पॉजिटिव है। इस चार्ज पार्टिकल को इसके पास लेकर के आने में वर्क डन होगा, दूर तो अपने आप रिपेल होकर चला जाएगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है, रिपेल कर रहा है इसलिए लेफ्ट साइड पे, और इसको ले करके आ रहा हूँ इस साइड पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, FDR cos 180, और cos 180 होता है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी FDR -1। ये हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। अब इसी वर्क डन को वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग F लगाएंगे। कूलम्स लॉ कहता है फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, फिर Q1 Q2 अपॉन R² और वर्क डन की वजह से DR, ये छोटा सा वर्क डन DW निकला। अगर टोटल वर्क डन निकालना होगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ DR अपॉन R²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि जो चार्ज पार्टिकल था वो उसके फील्ड के बाहर था, मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट R तक लेकर के आया। तो किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी फील्ड के अंदर के किसी पॉइंट पर लाने पे जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसका 1/r का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से लेकर के आए, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर गए हैं, R तक। तो ठीक है, और ये जो था नेगेटिव साइन यहाँ होगा, नेगेटिव साइन यहाँ होगा। तो आपको वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू निकलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 और R² का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -R, तो साथ में इसके अलावा आएगा -1/r। एक माइनस पहले से था बाहर पे, वैल्यू बच जाएगी माइनस प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। इतना वर्क डन होता है किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने पर। यही जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के बराबर होगा और वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, जैसे अगर इसी पे अगर हम लोग सोचें कि फोर्स के फॉर्मूले में क्या था, तो फोर्स के फॉर्मूले में 2Q और 2R थे, फॉर्मूला था Q1 Q2/r², जबकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में भी 2Q और 1R होता है। अब इस कांस्टेंट की बात करेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट। पोटेंशियल एनर्जी है, यही वर्क डन है, इसके ऐसा यूनिट हो जाती है जूल। कभी कभार एक छोटी यूनिट यूज़ होगी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ ई की वैल्यू, और ये पूरा ऐसा ही में चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इतना जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंडीशन निकल आया अपने पास। फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में निकालना था हम लोग को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास लाने पर जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.dr। ठीक है, F.dr निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग कि F का डायरेक्शन देखो, अगर दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं, तो पर लेके जा रहे हैं इसको पास,
तो हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड और डिस्प्लेसमेंट हो राइट साइड, मतलब दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डॉट डी आर कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस एफ होती है। कूलम्स लॉ से आया कि 1/f की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर, और इंटीग्रेट करने पर हम लोग पास ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी था, पर वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी हो तो कैसे क्वांटिटी हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स बना करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q1 और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q2। क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी अगर इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम और ये दिया है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, दोनों के चार्ज की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का 1 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये हो गया 4 × 936 × 10⁻, ये हो गया -12 और ये हो गया 9, तो -3, इतना क्या जूल, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस बार कैसा है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे निकल गई, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि वही सेम चार्जेस हैं पर Q1 की वैल्यू दे दिया -2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दे दिए 2 माइक्रोकूलम। फिर से क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, सेम वैल्यू आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकलेगी 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2/r। Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 और Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे -2, तो लास्ट में आंसर आएगा -36 × 10⁻³ जूल्स। ठीक है, तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव। अच्छा, अगर दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों चार्ज नेगेटिव हों तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों के दोनों रिपेल कर रहे हैं, अगर रिपल्सन हो रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। इस न्यूमेरिकल से एकदम क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान दो कि ऐसा कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहाँ पर चार्ज Q 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 है। ठीक है, इन सभी चार्ज की वजह से इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो निकालना है। ठीक है, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल हो पोटेंशियल वाले या पोटेंशियल एनर्जी वाले, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम लोग जब किसी भी न्यूमेरिकल को पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी वाले न्यूमेरिकल को जब बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग पहली चीज़ जो देखते हैं कि वो होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन लिखने के बाद सारे पॉइंट्स के नाम लिख देंगे, जैसे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं A B C D। सभी पॉइंट्स के नाम लिखने के बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम लिखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होगी, जैसे AB के बीच में, BC के बीच में, CD के बीच में और AD के बीच में, इनके बीच में। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, जोड़ी बनानी पड़ती है, कितने पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं उनके पेयर्स के बारे में सोचना पड़ता है, कितने पॉसिबल पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जो पेयर्स होंगे तो उसके एनर्जी का नाम कैसे लिखेंगे, UAB, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, UBC, B और C के बीच का एनर्जी, UAC, ठीक है, A और C के बीच की एनर्जी, UCD, C और D के बीच की एनर्जी, UAD, A और D के बीच की एनर्जी, और UBD, B और D के बीच की एनर्जी। तो इतने पेयर ऑफ एनर्जी निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो हम लोग को, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी को सिंपली जोड़ देते हैं, कोई रिजोल्यूशन नहीं होगा, कुछ वेक्टर नहीं करना, सीधा जोड़ देंगे, मतलब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो इन सभी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ने पर मिल जाएगी। ऐसे इसी क्वेश्चन को भी बना के देखते हैं कैसे बने। जैसे मान लो कि ये कोई स्क्वायर हो गया जिसके गिवन साइड्स पता है हम लोग को। ठीक है, ये है Q Q
Q और Q चारों वर्टिसेस पे 4 चार्जेस दिए हुए हैं। बोला पूरे सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। यही क्वेश्चन सेम आता है कि इस पूरे सिस्टम को तोड़ करके अलग करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, करना क्या है, सारे डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मान लो कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। स्क्वायर है सिर्फ R, बस इतना ही दिमाग लगाना क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखना, तो पोटेंशियल एनर्जी का निकालना, हम लोग को नाम रख देते हैं पहले पॉइंट्स का। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। पहले निकाल के देखते हैं UAB कितना आएगा A और B की वजह से। तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A। UAB निकल गया। वैसे निकाल के देखते हैं UBC क्या निकलेगा। वो क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A। देख लो, ये भी Q और ये A। फिर CD निकालते हैं, कितना निकलेगा, वो भी निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A। इसी प्रकार अगर निकालेंगे तो UAD क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A। ऐसे कुल टोटल 4 पोटेंशियल एनर्जी निकल के आए। पर क्या सारे पेयर हो गए? क्या AC लिए? देखो AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD हो गया। पर क्या AC और BD हुए? हम लोग को निकालना पड़ेगा UAC की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना दिया होगा, देखो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, तो Q स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसको याद कर लो कि डायगोनल की जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, तो √2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर निकालेंगे UBD तो कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन √2A। तो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताओ। ये 2 3 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन √2A। ठीक है, इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन है, तो 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन निकल गया। यहाँ बचेगा 2 प्लस 1/√2। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग अगर कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हो, अगर मान लो इसी जगह पे चार्ज ऐसा दिया होता है, यहाँ -Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और सभी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देते तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल का फील्ड हो, इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हों। ठीक है, ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जो होता है इसमें क्या करते हैं, इस Q2 की वैल्यू +1 मान लेते हैं। ठीक है, Q2 चार्ज पर किया हुआ वर्क डन W था, तो एक चार्ज पर किया हुआ वर्क डन क्या होगा, W/Q2 या Q0 बोल दो इसको। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? पोटेंशियल जो होगा इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। ये पोटेंशियल निकल जाएगा V, और V को क्या बोलेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? पोटेंशियल होता क्या, किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने पर जितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने पर जितना वर्क करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट था, इसलिए इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, कह दिया इसको एक वोल्ट, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो what is electrostatic potential? It may be defined as work done in taking a charge from infinity to a point inside the field। किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाने पर जितना काम करना पड़ता है उस काम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, +1 चार्ज होना चाहिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ चीज़ें माननी पड़ती है। उसमें से पहला चीज़ जो मानते हैं कि ये जो चार्ज है वो +1 कूलम का चार्ज है। इस चार्ज से खुद का जो पोटेंशियल होता है V, इसकी खुद चार्ज खुद की फील्ड जो होती है वो करीब करीब नेग्लिजिबल होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी चीज़ जो मानते हैं कि चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पर आ रहे होंगे तो वो एक्सीलरेट नहीं करना चाहिए। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी जगह से किसी जगह पर ले जाने पर कुछ ना कुछ इसमें वर्क डन हो जाएगा, और एक्सीलरेशन के बिना ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी ऐसा एजम्पशन किया हुआ रहता है कि मान लिया कि चार्ज पार्टिकल जो उसमें एक्सीलरेशन कितना हो रहा है? 0। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो निकालते हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण ये पूरा जो स्पेस होगा 3 डायमेंशनल स्पेस, इसको फील्ड कहते हैं। ये फील्ड के बाहर मतलब इन्फिनिटी पे था, इसको फील्ड के अंदर लेकर के आए r डिस्टेंस पर, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या कह देंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर +1 चार्ज होगा तो उसको पोटेंशियल एनर्जी ना करके क्या कह देंगे? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वर्क इज डन इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। रिपेल तो अपने से हो जाएगा, दूर अपने से चला जाएगा, तो इसको पास लेकर के जाते हैं। तो किसी पॉजिटिव चार्ज का अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो उस चार्ज को उसके पास लेकर के आएंगे। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पूछे इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? +1 चार्ज लेना है, और +1 तो अपने आप इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल निकालने का तरीका होगा इस चार्ज को दूर लेकर के जाएंगे। ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है और ले जा रहे हैं पीछे, मतलब एंगल 180। फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है, ले जा रहे हैं इधर, तो फिर से एंगल 180। तो एंगल हमेशा कितने लेते हैं? 180 डिग्री। ऐसा एजम्पशन। ठीक है। पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय द चार्ज नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल जो निकल रहा है हम लोग को निकालना पड़ेगा कि वर्क डन हम लोग को कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो क्या होगा बताना? इस केस में भी निकालेंगे वर्क डन अपॉन चार्ज, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। तो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा 1/4πε0 Q/R। दो कहानी निकल करके आई हम लोग के पास। एक था पोटेंशियल एनर्जी U, ये था वर्क डन के बराबर, और इसकी वैल्यू थी 1/4πε0 Q1 Q2/R। फिर निकाले हम लोग पोटेंशियल V, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4πε0 Q/R। ठीक है। इसमें एक ही Q होता है, इसमें 2 Q ऐसे रहते हैं। ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कह देते हैं। हम लोग कुल 4 टॉपिक पढ़े हैं। चारों टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं एक बार, और कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए उसके बारे में देखते हैं। जो सबसे पहले पढ़े थे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के में हम लोग पढ़े फोर्स के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला था? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन। और एक ऐसा क्वांटिटी था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था 1/4πε0 एक ही Q/R²। इसकी एक और वैल्यू निकल के आती थी, ये होता था F/Q0। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी? देखो ये न्यूटन है, तो न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वेक्टर था, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होती थी? वेक्टर क्वांटिटी ही थी। फिर हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/R। यहाँ देखो Q1 Q2 है, यहाँ भी Q1 Q2 है, यहाँ R², लेकिन यहाँ सिर्फ एक R होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा? पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका जूल हो जाएगा, और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये 1/4πε0 एक ही Q/एक ही R। फॉर्मूले की बात करेंगे तो V हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज Q0। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या था? जूल। जैसे यहाँ न्यूटन, तो न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ जूल है, तो क्या होगा? जूल पर कूलम। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। इसका नाम क्या दिया हुआ है? 1 वोल्ट। ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वैसे ही क्या होगा? ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या बताया था कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे लगेंगे तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे होंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर एंगल पे होंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। याद है? इन दोनों के न्यूमेरिकल्स वैसे ही बनते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको सीधा ऐड कर देते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं लेना। ठीक है। पॉजिटिव का पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा, नेगेटिव वाले का नेगेटिव निकाल देंगे। पोटेंशियल भी सेम होगा वैसे ही, इसमें भी कोई रिजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर को ऐड करने पे आंसर निकल जाता है। सीधा पोटेंशियल निकालेंगे, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए बोला होगा उसको सीधा हम लोग ऐड करके पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है।
अब हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट हो गया, इनके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल के न्यूमेरिकल में पहला स्टेप जो होगा कि हम लोग क्या रखेंगे, पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है वहाँ पर +1 चार्ज मान लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के में करते थे। थर्ड स्टेप होगा हम लोग देखेंगे कि टोटल पोटेंशियल की वैल्यू उस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 Q/R। Q चाहिए और R चाहिए। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लेंगे, तो ठीक है, जो जैसा चार्ज होगा उसको उसी साइन के साथ ले लेंगे, ठीक है। जबकि जब वेक्टर के न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पॉजिटिव वाले को भी पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। इन फंडामेंटल न्यूमेरिकल में अंतर हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को नेगेटिव लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देते हैं। कोई डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। सिंपल जो आंसर निकलेगा उसको ऐड करके आंसर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर -Q था, यहाँ +Q था, मैं बोला एक डायपोल बन गया, इसके बिल्कुल सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के बताइए। तो बिल्कुल सेंटर पे बोला, ये लेंथ हो गया L, ये लेंथ हो गया L, इसका नाम रख दो ये A B C। तो मैं बोला V ड्यू टू A की वजह से पोटेंशियल B पर कितना होगा बताओ। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, 1/4πε0 Q, तो -Q अपॉन डिस्टेंस L, बस फॉर्मूला 1/4πε0 Q/L। इसका पोटेंशियल बोलेंगे तो कितना निकलेगा, इस पार्ट वाले का तो ये इतना ही आएगा, ये होगा VB और उसकी वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q/L। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को सिंपली ऐड करना, भी -Q और +Q कट के कितना होगा 0। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि उतना ही वैल्यू नेगेटिव है और उतना ही वैल्यू पॉजिटिव। इसी के और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मैं बोला कि ऐसा कोई स्क्वायर है और इसके बिल्कुल सेंटर पे पोटेंशियल निकाल के बताइए। यहाँ पर चार्ज है -Q, यहाँ +Q, यहाँ -Q और यहाँ पर +Q, ठीक है। पूछो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी निकाल के। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर निकालने के लिए बोले बिल्कुल सेंटर में, तो इसको x x x और x मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बीच में निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V, नाम रख देते हैं पहले A B C D, तो निकलेगा VA का वैल्यू क्या निकलेगा 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी है Q और डिस्टेंस कितना मान है x, अब चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव। VB निकालते हैं, VB का चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो 1/4πε0, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x। VC बोले तो 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो नेगेटिव Q/x। VC क्या होगा 1/4πε0, चार्ज कैसा है C का, ठीक है, सॉरी VD, अच्छा VD ये हो गया और VC ये हो गया, ठीक है, 1/4 ये हो जाएगा +Q/x, ठीक है। टोटल पोटेंशियल V जो है कैसे निकालते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो देखो सब में से ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। ऐसे करके हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग बना सकते हैं, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को। सेम अगर क्वेश्चन है तो एक हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है, इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा निकाल के बताइए जब एक साइड A है, ठीक है। तो अगर कोई हेक्सागन दिया हो हम लोग के पास जिसका एक साइड अगर A है, ये वाला साइड, तो डिस्टेंस तो ये चाहिए होता है x। अब देखना अगर ये साइड A है और ये हेक्सागन है तो ये पूरा एंगल 120 होगा। किसी भी हेक्सागन में पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती है 120, तो ये कितना होगा 60, वैसे ये कितना होगा 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। मतलब ये कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो अगर ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। मतलब तीनों साइड जो होगा क्वाड्रिलेटरल के कितने निकल गए A। अगर तीनों साइड किसी क्वाड्रिलेटरल के A हो गए और यहाँ पर चार्ज है Q Q Q Q और Q और Q, और निकालना है कि पोटेंशियल क्या होगा, तो पहले नाम रख लो A B C D E और F। मैं बोला VA की वैल्यू क्या होगी, बोलो 1/4πε0, ठीक है। VA की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1/4πε0। चार्ज यहाँ पर कितना है Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, अगर ये A है तो ये भी A होगा। यही वैल्यू निकलेगी B के लिए भी, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। यही VB होगा, यही VC होगा, यही VD होगा, यही VF होगा। तो टोटल V जो निकलेगा, टोटल पोटेंशियल इतने पूरे सिस्टम का एट O सेंटर पे, अगर सिंपल ऐड कर दो सबको, कितने बार ऐड होंगे 6 बार, तो 6 × 1/4πε0 Q/A, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 0।
नेक्स्ट जो डेरिवेशन है एक, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है वो निकालना। तो मान लो कि डाइपोल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू, और इसके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एंगल पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिए पी। इस पॉइंट पी पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉरी, फील्ड की वैल्यू नहीं, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के लिए सिंपल डिस्टेंस चाहिए होता है और क्यू चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया R1, ये डिस्टेंस हो गया R2, और सेंटर से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस हो गया R, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B। तो V ड्यू टू A क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0, चार्ज कितना है माइनस क्यू अपॉन R1। वी बी की वजह से कितना होगा? वो होगा 1/4πε0, चार्ज कितना है Q अपॉन R2। तो टोटल V कितना होगा? टोटल वोल्टेज इस पॉइंट पर वो होगा VA प्लस VB, दोनों को सीधा जोड़ दीजिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो टोटल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 कॉमन, Q कॉमन, बचे कितना 1/R1 माइनस 1/R2। ये R1 हो गया, ये R2। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ और अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ठीक है, तो ये एक लेंथ होगा ऐसा। ये जो होगा ये होगा, अगर ये R है, ये पूरा R है और ये L है, तो ये होगा L cos थीटा और ये होगा L cos थीटा। तो R1 जो होगा वो इसके करीब करीब होगा, तो लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R प्लस L cos थीटा, और R2 जो होगा ऐसे निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा R माइनस L cos थीटा। यहाँ पर पुट कर देंगे तो V का फॉर्मूला निकल जाएगा 1/4πε0 Q 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। तो क्या निकलेगा 1/4πε0 Q, सिर्फ एक्सचेंज करके कैलकुलेशन करना है बस, Q इंटू 2L cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन R² माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो V की वैल्यू निकल जाएगी 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R² माइनस L स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है आइडियल डाइपोल के लिए, तो V इक्वल टू बच जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। मतलब जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो 1/R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V जो है, ठीक है, डाइपोल के लिए। और किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर निकाले होंगे, याद होगा, तो V जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। तो पॉइंट चार्ज के लिए 1/R पे और डाइपोल के लिए 1/R² पे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वैल्यू कितनी निकलेगी? V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। अगर इस पॉइंट पर सेंटर पे पूछेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये घूम करके ऐसा था, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पूरे पे, इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर अगर निकालना हो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, cos 90 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? 0, ठीक है।